Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video we are going to discuss chapter 6 of class 10th. ये आपकी NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, यहाँ पे हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं. फर्स्टली ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट को लेके आने वाले हैं. अगर आपको सच में वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप उसे लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. ठीक है, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहें इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को. ओके, चलिए. व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? आपको पता होगा, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं या रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स में, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कैसी सेक्टर की एक्टिविटी है? ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है. ठीक है, इट बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर. सो लेट्स सी व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. Production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. ठीक है, जहाँ रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है बड़ी क्वांटिटी में और फाइनल गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल आर प्रोसीडेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स कौन सी होते हैं? विच आर रेडी टू यूज़, जिसे हम कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाइंग अवर नीड्स. ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं. यहाँ पे अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं. क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इन योर लाइफ? या अगर आपसे एक अलग तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पे पता है, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था 2017 में कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. कि हमारे जो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट और उनके विकास से रिलेट करता है. तो आप इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए, तो वो सेम हमसे इम्पॉर्टेंस ही पूछ रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इम्पॉर्टेंस की बदले बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं. कैसे कैसे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अगर नहीं होंगी तो हमें फाइनल गुड कैसे मिलेगा? हाँ, ये भी तो सोचने वाली बात है ना. तो देखते हैं, चलिए. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. आपको पता है प्राइमरी सेक्टर्स में जो मॉडर्नाइजेशन आया है एग्रीकल्चर के लिए, वो इसी के कारण आया है. और इससे क्या होता है, जो डिपेंडेंस है हमारी पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरीके से बाकी और चीज़ों पे भी डिपेंड, ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाएं. तो इट रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है उससे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, उस पर जो बर्डन पड़ रहा है, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, क्योंकि जॉब मिलेंगी तो लोग इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करेंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करके अर्न करने की कोशिश करेंगे. सो इट्स हेल्पफुल. हाँ, नेक्स्ट. इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब. ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, फर्म्स फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो जॉब क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो इनकम जनरेट होगी लोगों की, जीडीपी बढ़ेगी. जीडीपी हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए नेशनल इनकम को बढ़ाएगी, है ना. तो आगे बढ़ के हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने वाली है इसको देखते हुए. और क्या, अगर हम ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम लोग अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पे भी ध्यान दें तो वी कैन एक्सपोर्ट. हाँ, हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्सपेंड्स ट्रेड, और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं. और फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को भी अपने यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर सामान भेज रहे हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी और उससे हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा. ठीक है, इकॉनमी बूस्ट होगी, स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होती चली जाएगी. ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री. प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धता. हम लोग प्रॉस्पेरस होंगे, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उससे हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब भी डेवलप होते चले जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना. तो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी ना. ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंस देख लिया आप लोगों ने. अब हम देख लेते हैं इंटरडिपेंडेंस रिलेशन बिटवीन सेक्टर्स, कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर होते हुए ये प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर को हेल्प करता है? जी बिल्कुल करता है. कैसे करता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी हैं.
जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिन इंडस्ट्रीज़ में जो फाइनल गुड प्रिपेयर हो रहा है वो टोटली उसको प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, तो वो एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, अब इन इंडिया एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तो अच्छी बात है ना। सो इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल एज वी नो, ये चीज़ हमें पता है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही मिलने वाला है ना हमें। लाइक हम बात कर लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो उसके लिए कॉटन कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स एग्रीकल्चर को, उन्हें तो रॉ मटेरियल मिल रहा है इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर से, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तो कुछ प्रोवाइड करा रही हैं ना। क्या प्रोवाइड करा रही हैं एग्रीकल्चर को, कुछ इनपुट्स जैसे कि इरिगेशन है ना, इरिगेशन पंप्स जो होते हैं, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें तो इंडस्ट्रीज़ में ही बनती हैं, तो ये तो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही तो एग्रीकल्चर तक पहुंच रही है ना। तो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस है, अगर उनको वो रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो उनको वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स को। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ नॉट only help farmers to obtain agricultural input but also has helped them trade for their products। ठीक है, उनको ट्रेडिंग करने में, उनको बेचने में भी हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आपको इंटरडिपेंडेंस क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। अच्छा, पहले इससे ना एक चीज़ समझिए, एक इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे मैंने आइडियल मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो जिससे हमारा पूरा डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री लोकेट होनी चाहिए, क्या आइडियल सिचुएशन होती है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, उसका एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरीके से होने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फर्स्टली एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाए, लेबर ढंग से मिल पाए, कैपिटल मिल पाए, है ना, और बाकी जो पावर्स हैं, पावर सप्लाई अच्छे से हो पाए, मार्केट पास में हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छे हों। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि ये लोकेशन उसकी इंडस्ट्री के लिए आइडियल है या नहीं है। तो यही सारी चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, ये क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिन एनी 5 फैक्टर्स और 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो अफेक्ट करती हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या, अगर ये 3 मार्क्स में आ सकता है तो यू कैन राइट, ये आपको स्लाइड पे जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये 5 मार्क्स में है तो यू कैन डू एज अ हेडिंग, उन्हें हेडिंग बनाइए और उनके सामने डिस्क्राइब करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर, वो है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल यहाँ पे मैंने आपको केवल 3 मार्क्स के पर्पज़ से बताया है कि चीप एंड एबडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन अगर मैं 5 मार्क्स में बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज समटाइम्स डिटरमाइन सिंपली बाय लोकेशन, बाय द लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे, द जूट मिल इन बंगाल आर कंसनट्रेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको पता है ना जूट कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में, तो वहीं पे रॉ मटेरियल उन्हें ज़्यादा मिलता है। तो वहीं पे आपने देखा होगा जितनी भी जूट मिल्स हैं वो वहीं पे एस्टेब्लिश हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, लेबर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज़ नेसेसरी फॉर द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास में अवेलेबल है लेबर अवेलेबल है चीप रेट पे, तभी तो हमारे जो प्रोडक्ट जब बन के तैयार होगा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगा, है ना। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगा तो मार्केट में भी सेल थोड़ा अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जितना प्राइस कम होता है ना उतनी चीज़ें सेल होती हैं, ये आपको पता है ना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, पावर। देखो रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज़, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेंड टू कंसनट्रेट एट द सोर्स ऑफ पावर, सारी चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पे चीप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि पावर के बिना फ्यूल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ों के बिना तो इंडस्ट्री काम ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल किस लिए, जब कैपिटल नहीं होगा
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो कैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी? हाँ, तो एटलीस्ट हमारे पास उतना कैपिटल होना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू हैव इनफ कैपिटल फॉर आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. और जितनी भी बाकी और चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हम कैपिटल से ही तो करते हैं. हमारे पास पैसा होना चाहिए पहले से ही, मशीन्स वगैरह होनी चाहिए, बाकी कैश होना चाहिए, जिससे हम आगे इसको ग्रो कर सकें इंडस्ट्री को. नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, या हम बोल सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़. ठीक है, कैसे? आपको पता है यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये कैसी होती हैं बेटा? ये आपको पता होगा. यहाँ पे इससे ना रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम हो जाती हैं. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारे लॉ और पॉलिसी बनाती है, जैसे एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. उसके अलावा क्या करती है? अवॉइडिंग ऑफ हैवी क्लस्टरिंग इन बिग सिटीज़. इस तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है इंडस्ट्रीज़ के लिए. इवन लाइसेंसिंग के लिए भी ज़रूरत होती है. लाइसेंसिंग ज़रूरी होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो ये क्यों होते हैं? इनसे भी अफेक्ट होती है हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन, क्योंकि कुछ एरियाज़ में रेस्ट्रिक्ट होता है ऐसी एक्टिविटी करना जो वहाँ के एरियाज़ के लिए अच्छी नहीं है. ठीक है, कुछ और फैक्टर्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कौन कौन से. एक तो आप डाल सकते हो क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट से भी फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्री के लिए. और सेकेंड, इसके बाद डाल सकते हैं आप लोग मार्केट. ओके, तो ये 5 पॉइंट के अलावा हमने 7 पॉइंट देख लिए सेफ साइड में, और दीज आर इनफ फॉर 5 मार्क्स. ओके, अच्छा क्लाइमेट में क्या लिखेंगे आप लोग? क्लाइमेट में ये लिख सकते हो कि क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़. लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स अ ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना. तो इसलिए मेजॉरिटी जो है जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात में एस्टैब्लिश हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है. राइट. अच्छा, मार्केट के बारे में देखो तो जितनी भी अब हमने अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखी है, एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ यूजलेस. सब कुछ बेकार है अगर हमारे पास हम फाइनल गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं. तो एटलीस्ट नियरनेस टू द मार्केट इज़ असेंशियल फॉर द क्विक डिस्पोजल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. ओके, इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो मार्केट तक पहुँचेगा ना. तो आप मार्केट में ये लिख सकते हो कि नियरनेस टू द मार्केट इज़ असेंशियल फॉर द क्विक डिस्पोजल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं. चलिए, अब इम्पॉर्टेंट वीडियो का लास्ट पार्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा है. पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 5 क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं. 5 बेसिस पे, मतलब क्लासिफिकेशन तो इंडस्ट्री का ही देखेंगे, बट वो 5 बेसिस पे होगा. कौन कौन से बेसिस हैं? लेट्स सी. फर्स्टली, वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? अगर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिल रहा है तो उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे. अगर वो मिनरल्स की फॉर्म में मिल रहा है तो उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे. ठीक है. अब दूसरा बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द मेन रोल. इंडस्ट्री 2 टाइप की होती हैं, बेसिक इंडस्ट्री या इन्हें की इंडस्ट्री भी बोलते हैं. बेसिक को की इंडस्ट्री भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़. ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ और बेसिक इंडस्ट्रीज़ आपको याद रहेगा. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. इन्हें अलग से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे आगे. कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जो कम अमाउंट लगती है, ज़्यादा लगेगा. हाँ, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यहाँ पे 4 हैं हमारे पास. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल के कंट्रोल में है, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो कॉर्पोरेशन से होता है, और जॉइंट सेक्टर जहाँ पे जॉइंटली वर्क किया जा रहा है. ठीक है, तो ये है ओनरशिप के बेस पे. अब है हमारा बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे 2 होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैवी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लाइट इंडस्ट्रीज़ जो लाइट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं. ठीक है, इन्हें थोड़ा डिटेल में देखा जाए. चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हम देखेंगे यहाँ पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ वेयर वी कैन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल, या वी टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना. रॉ मटेरियल केम फ्रॉम एग्रीकल्चर. यहाँ पे जो फाइनल गुड्स के लिए हमें मिलेगा रॉ मटेरियल, वो कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से. मिनरल में कहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल? मिनरल्स से, है ना. मिनरल्स फॉर्म में दोनों ही नेचर से मिल रहे हैं, बट यहाँ पे पता है ना एग्रो बेस्ड है, पूरी तरह खेती पे डिपेंड करती है, मिनरल्स पे डिपेंड करती है. कुछ एग्जांपल्स देखें. एग्रो में आ जाते हैं कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, टी और एडिबल ऑयल्स. ये सभी हमें एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं. ठीक है. और मिनरल्स में कौन कौन से आ सकते हैं?
आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, ये सभी हमारे रॉ मटेरियल हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, मिनरल से मिल रहे हैं। मिनरल्स आई मीन रॉ मटेरियल हमें मिनरल से मिल रहा है, ठीक है। ओके चलिए अब देख लेते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल के बेस पे कहाँ हमें मिलता है, कितने टाइप की होती है इंडस्ट्री, कैसे कैसे हम इसे देख सकते हैं। दो होती है ना, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरा है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती हैं, विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज आर लाइक बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे आप मान लीजिए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बना रहे हो ना, इंडस्ट्रीज में सामान बना रहे हो, वो सारी चीज़ें मशीन्स वगैरह, स्टील, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, बेसिक इंडस्ट्री से तो मिल रहा है ना। ओके चलो कंज्यूमर इंडस्ट्री देख लेते हैं। दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर्स, है ना, इसीलिए उन्हें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। जैसे जितने भी फिनिश गुड्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें मिल रहे हैं, डायरेक्टली सोल्ड किए जाते हैं मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए, शुगर, टूथपेस्ट, सोप, ठीक है, ब्रेड, पेपर, सारी चीज़ें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट 2 और रह गए हैं ना, फिर एक और बाकी है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, जितना पैसा लगाएंगे, कम लगा रहे हो, देखो लेस देन 1 करोड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, लेस देन 1 करोड़, ओके, लेस 1 करोड़ तो स्मॉल स्केल आ जाता है, और इससे ज़्यादा क्या होता है हमारा, लार्ज स्केल आ जाता है, ठीक है, ओके ना। चलिए अब इनको देख लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ लेस देन ₹1 करोड़, जहाँ पे 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मैट मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर, टॉयज़, ब्रेड, टूल्स, ये सभी चीज़ें। और जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो, यू कैन सी हियर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ मोर देन ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी, जैसे आयरन, स्टील, है ना, पेट्रोकेमिकल्स, कॉटन, टेक्सटाइल्स, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड हमारा हो गया। 4 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे हमने 4 बोला था, लेकिन स्लाइड में अभी 2 ही हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे 2। एक है हमारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है, जो इंडस्ट्री पावर में है, कंट्रोल में है, किसके, और ऑपरेट की जा रही है, मेंटेन की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट ना, जैसे कि भेल, सेल, ठीक है, और यहाँ पे इसको डाला हुआ है, सॉरी, ठीक है, तो इसे आप हटा दीजिएगा यहाँ पे। तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है। ओनरशिप, मेंटेनिंग, सब ऑपरेशन, इसके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सब गवर्नमेंट के अंडर होती है, ओनरशिप गवर्नमेंट की है। और प्राइवेट सेक्टर कौन सी होती है, जहाँ पे ओनिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू हो रही है, लाइक टिस्को, बजाज, ठीक है, रिलायंस वगैरह, ये सभी प्राइवेट हैं, ठीक है, क्लियर। जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स रह गए, राइट। जॉइंट में देख लीजिए, दीज इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय गवर्नमेंट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मिक्स इंडस्ट्री टाइप लग रहा है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल मिल के काम करने वाले हैं। मिक्सचर है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, जैसे कि OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओके। इतना ही काफ़ी आपके लिए। कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होते हैं, ये आप इतना ही देखेंगे, काफ़ी क्लियर हो रहे होंगे आपको। कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या हो रहे हैं, these industries are owned, operated and maintained by the suppliers of the raw material, है ना, and workers of the industries like sugar industry in महाराष्ट्र, कोयर इंडस्ट्रीज इन केरला। अच्छा, आपने अमूल का ऐड देखा है, तो वहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए राजस्थान, गुजरात के जो लोग हैं, वो सप्लायर्स जो हैं, जो दूध भेजते हैं, है ना, तो यहाँ पे उनका सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, उनका मेन रोल है, उनके कोऑपरेशन से वो कोऑपरेटिव सेक्टर चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उनके थ्रू हो रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लाइक फिनिश्ड गुड्स मतलब आउटपुट जो हमें मिल रहा है, फाइनल गुड मिल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे 2 टाइप की होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्री। हैवी जो भारी भरकम सामान बना के दे हमें, हाँ, और जो हल्के फुल्के सामान बनाए, लाइक कंज्यूमर के लिए जो होते तो दोनों ही कंज्यूमर के लिए, लेकिन जो यहाँ पे हमने 5 बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन को देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप सेकंड पार्ट भी चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।